हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग ऑल। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से आ जाइए। सभी का स्वागत, सभी का आभार, अभिनंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले तो आप सभी को इस दिवाली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डेफिनेटली आप लोगों को पता है दोस्तों, अभी दिवाली का जो ये समय चल रहा है, आप में से बहुत सारे लोग अलग अलग कामों में व्यस्त होंगे। निजी काम, डेफिनेटली बहुत सारे काम होंगे, बिल्कुल। कोई खरीदारी में लगा हुआ है, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई मिठाई खा रहा है, अलग अलग चीजों में लगे हुए हैं। तो लेकिन फिर भी क्लास तो जरूरी है, क्योंकि ये सिलेक्शन वाली सीरीज, ये एमसीक्यू सीरीज जो है बहुत जरूरी है दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल। सबसे पहले तो एक बार जुड़ जाइए मेरे साथ। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है सवालों की, मतलब ताकि हम लोग सेशन शुरू कर सके। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार बता दीजिए प्लीज सभी लोग। यस, एक बार जल्दी से बता दीजिए ऑडियो वीडियो क्लियर है एक बार। ओके, वॉइस थोड़ी सी बढ़ा दी जाए। यस, डन। ओके दोस्तों, तो अब एक बार सेशन को शुरुआत करने से पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। और दिवाली आप लोग मना ही रहे हैं अच्छे से, लेकिन एक बार जल्दी से अपनी फेवरेट एक्टिविटी भी बता दीजिएगा दिवाली की, कि क्या है सबसे फेवरेट एक्टिविटी। पटाखे चलाना, या मिठाइयाँ खाना, या घर को सजाना, क्या है आपकी फेवरेट एक्टिविटी, वो जरूर बता दीजिए। बहुत सारे लोगों के। हाँ भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, फटाफट आ जाओ। यस, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आइएगा। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। बिल्कुल, आप में से बहुत सारे लोगों को दिया दिवाली ज्यादा पसंद है, बिल्कुल। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं दोस्तों आज बिना किसी देर की, विद क्वेश्चन नंबर 1, पहले सवाल के साथ चलेगा एकदम। पीपीटी स्टार्टिंग में ही लग रहा है बोर्ड भी काम करने के मूड में नहीं है। यस, ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आगे है। विच टाइप ऑफ जॉइंट इज अलाउ फॉर द वाइडेस्ट रेंज ऑफ द मूवमेंट इन द मल्टीपल डायरेक्शन। इनमें से कौन सा जॉइंट जो है वो वाइडेस्ट रेंज, मतलब हर दिशा में, वाइडेस्ट रेंज बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, हर दिशा में जो है वो मल्टीपल डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है। कौन सा होगा दोस्तों? सबसे क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर आ गया। चलेगा, कुछ सवालों के आंसर इंग्लिश हिंदी दोनों में है, कुछ के इंग्लिश में है, जरूर सोच लीजिएगा। चलिए, तो आंसर बताना। हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट और सैडल जॉइंट। अब देखो, वाइडेस्ट रेंज बोला है तो सीधी सी बात है, ये हमारा हाथ का ये वाला जॉइंट, कौन, क्या नाम है इसका? इसका नाम है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखिएगा, ये हर दिशा में घूम रहा है, ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, तो ये हर दिशा में घूम रहा है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाइडेस्ट रेंज बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। क्या आ जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। ओके, हिंज जॉइंट केवल और केवल वन डायरेक्शन होता है, यहां वन डायरेक्शन होता है। पाइवोट जॉइंट जो कि आपके C1 और C2 के बीच में होता है, और सैडल जॉइंट जो कि आपकी ये जो आपकी ट्रेपेजियम और मेटाकार्पस जो बोन है, ये मैं बोलूं मेटाकार्पस और थंब है, यहां पर पाया जाता है आपका सैडल जॉइंट। तो वाइडेस्ट रेंज में कौन होगा? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा दोस्तों। सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज द सम ऑफ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडियल वॉल्यूम, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बताइएगा दोस्तों, आईसी क्या है? तो आईसी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आईसी बराबर क्या होता है दोस्तों? टीवी प्लस, टीवी बोले तो टाइडल वॉल्यूम प्लस आपका क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि आई है तो आई लगा दीजिएगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है? टीवी तो 500 होता है, और आईआर भी कितना होता है लगभग, अब तक मतलब 2500 से 3300 तक होता है, तो हम लोग यहाँ पर लगभग 2500 मान के चलते हैं। रेंज अलग अलग होती है, तो लगभग 3000 जो है
3000 से लेकर 3500 तक हमारी आईसी की रेंज होती है। तो आईसी क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या कहलाता है, बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर थर्ड, तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर थर्ड पर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आगे। सवाल नंबर तीसरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, चलेगा। Which of the following in asthma which immune plays a central role in the inflammatory process, इनमें से कौन सी सेल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंफ्लामेटरी प्रोसेस में, अस्थमा के अंदर कौन सी सेल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बोलिएगा दोस्तों। विच सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, मैक्रोफेजेज और लिम्फोसाइट, बताइएगा। अब आपको सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए इनका सिस्टम क्या क्या होता है। नेवर, एक ट्रिक याद रखिएगा, नेवर लेट मंकी ईट बनाना। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, इसका मतलब एक ट्रिक है दोस्तों, ये इनको याद करने की ट्रिक है ये कि किसका कितना सीक्वेंस होता है। एन का मतलब होता है न्यूट्रोफिल, लेट मतलब लिम्फोसाइट, एम मतलब मोनोसाइट, ई मतलब इओसिनोफिल और बी मतलब होता है बेसोफिल। ठीक है, बी मतलब बेसोफिल। कितना परसेंट होता है, ये होता है 60 से 65% टोटल का। ठीक है, इसका आधा कर दो इधर, कितना, 30 से 35, फिर जीरो हटा दो, ये कितना होता है 6 to 7%, 8% लगभग। ये कितना होता है 2 to 3%, और ये कितना होता है केवल और केवल 1% बेसोफिल। अब सवाल ये पूछा है कि इनमें से कौन सा इंफ्लामेटरी प्रोसेस में मेजर रोल, सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस सभी जो है ये आपके इंफ्लामेटरी में रोल करती है, लेकिन मेजरली कौन सा करता है, टी लिम्फोसाइट्स। सबसे मेजरली कौन सी होती है दोस्तों, टी लिम्फोसाइट्स, क्योंकि टी लिम्फोसाइट्स के 5 टाइप होते हैं भाई। सबसे पहले होता है टी किलर, 5 होती है। सबसे पहले होती है टी किलर, एक होती है टी हेल्पर, एक होती है टी सप्रेसर, एक होती है टी मेमोरी, और एक होती है टी इनहिबिट। ये 5 होती है। तो यही क्या करती है, मेजरली रोल प्ले करती है। तो राइट आंसर क्या आएगा, डी विल बी द राइट आंसर, टी लिम्फोसाइट्स। सवाल नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, तीसरा सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ या मेन पर्पज ऑफ द जो थ्रस्ट मैन्यूवर। जो थ्रस्ट मैन्यूवर का मेन पर्पज क्या है दोस्तों, प्राइमरी पर्पज ऑफ द जो थ्रस्ट मैन्यूवर। जो थ्रस्ट मैन्यूवर का प्राइमरी पर्पज क्या है दोस्तों, टू इंड्यूस द कफ रिफ्लेक्स, टू ओपन एयरवे इन सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी। अब देखो 2 मैन्यूवर होते हैं दोस्तों, आपको बता देता हूं। हालांकि मैन्यूवर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहां पर जब हम लोग सीपीआर देते हैं तो मैन्यूवर 2 लेते हैं हम लोग। एक होता है आपका जो थ्रस्ट और एक होता है हेलमिच। और ये दोनों ही जो मैन्यूवर है ये मुंह को ओपन करने के काम आते हैं। अब मान लो पेशेंट, एक हेलमिच मैन्यूवर होता है। हेलमिच मैन्यूवर में क्या करते हैं हम लोग, पेशेंट को यहाँ पीछे से, जैसे मैं मान लो यहां पर मैं पकड़ने वाला हूं, तो मैं पेशेंट को ऐसे पकड़ लूंगा और ऐसे दबाऊंगा अपनी तरफ, समझ गए, उसका पेट दबा रहे हैं यहां से क्या होगा, उसका मुंह खुल जाएगा। तो कोई चोकिंग अगर हो रही होगी तो खुल जाएगा। तो जो थ्रस्ट मैन्यूवर में क्या करते हैं, जो थ्रस्ट मैन्यूवर में सेम चीज, लेकिन हम लोग अब दबा नहीं सकते क्योंकि स्पाइनल इंजरी हो रही है। भाई आप सोचो, स्पाइनल पहले टूट रहा है और आप पकड़ के और खींच लो तो टूट जाएगी रीढ़ की हड्डी। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इस तरीके से पकड़ते हैं, यहां पर जो है इस तरीके से पकड़ते हैं और इस पार्ट को नीचे करते हैं, जो पार्ट को नीचे की तरफ करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं चिन लिफ्ट टिल्ट, चिन टिल्ट लिफ्ट मैन्यूवर बोला जाता है।
और इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो पेशेंट के अंदर स्पाइनल इंजरी हो रही होती है उसका मुंह ओपन करने का सबसे अच्छा तरीका है। हेलमिच में तो पीछे से पकड़ देता है, बच्चों में भी होता है। बच्चों में हेलमिच कैसे होता है, हम लोग उसको एक हाथ पे ले लेते हैं और डबल टैप करते हैं, उसके ऐसे टैप करते हैं पीछे की तरफ, 5 ब्लोज, हम लोग पीछे की तरफ 5 बार जो है वो ब्लो करते हैं, मारते हैं उसको। तो फिर मतलब मारना ऐसे नहीं जोर जोर से कहीं तुम रीढ़ की हड्डी तोड़ दो, मतलब टैपिंग। इससे क्या होता है, इससे उसका मुंह ओपन होता है। सवाल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अगला सवाल पर ध्यान से देखते हैं। हिंदी सवाल भी टाइप हुए हैं, वो देख रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। ओके, देखते हैं हिंदी सवाल भी धीरे धीरे सारे टाइप हैं वो आएंगे आपको। चलो सवाल नंबर नेक्स्ट, द ब्लूअर्स 4A, ब्लूअर के 4A के अनुसार एम्बीवैलेंस का मतलब क्या होता है। ये सवाल तो बहुत बार बताया हुआ है, ये सवाल एग्जाम में भी आता है। हालांकि एम्बीवैलेंस आपको पता है, ब्लूअर सिजोफेनिया में बताया था, ब्लूअर ने सिजोफेनिया में बताया था 4A के बारे में। बताओ भाई, आंसर बताओ, एम्बीवैलेंस क्या होता है। चलेगा, तो देखो एम्बीवैलेंस का सीधा सीधा मतलब ये होता है दोस्तों कि एक पर्सन के लिए दो तरीके की सोच रखना। जैसे यार वो आदमी अच्छा है पर चोर है, समझ गए ना, मतलब एक ही आदमी के लिए दो तरीके की कॉन्ट्रा इंडिकेटरी थॉट्स को रखना क्या कहलाता है, आपका एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस मतलब क्या होता है, सिमुल्टेनियस कॉन्ट्रा इंडिकेटरी थॉट्स और फीलिंग्स, कि एक ही व्यक्ति के लिए दो तरीके की सोच रखना, विचार रखना क्या कहलाता है, जो है आपका एम्बीवैलेंस कहलाता है। एम्बीवैलेंस का मतलब समझ गए ना दोस्तों, जैसे एक ही पर्सन के लिए दो तरीके की थॉट रखना, एम्बीवैलेंस है। अच्छा, अब यहां पर ब्लूअर के 4A हुए हैं, जरा बताइएगा इनके 4A के बारे में किस किस को पता है, कौन कौन से होते हैं 4A, जरा बताओ एक बार, ये 4A कौन कौन से हैं दोस्तों। बोलेगा, तो देखो इस 4A के अंदर क्या होता है दोस्तों, इस 4A के अंदर सबसे पहला ए का मतलब होता है यहां पर एम्बीवैलेंस, जो आपको पता है सबसे पहले होता है एम्बीवैलेंस। सेकंड होता है अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट। अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट क्या होता है, जैसे आपको करना कुछ और था और आपने कर कुछ और दिया। आप किसी के मातम में गए, मतलब जैसे कोई मर गया मान लो, वहां गए, अब वहां जाके रोना होता है, भाई रोना डेफिनेटली, यार कोई मर गया तो सैड होगा, रोना होगा, और वहां जाके जोर जोर से हंसने लग गए, दादी मर गई, समझ रहे हो। तो अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है दोस्तों, एकदम अपोजिट बिहेवियर करना, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट को दिखाता है। ठीक है साहब। नेक्स्ट होता है एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, और इसका मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, और इसका मतलब क्या होता है, मतलब देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन टू आइडियाज, दो आइडियाज के बीच में कोई कनेक्शन का नहीं होना क्या कहलाता है, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग। एम्बीवैलेंस, अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, एसोसिएशन ऑफ लूजनिंग, और चौथा ए क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी तो, एनहेडोनिया, अपैथी, बताओ, बताइएगा भाई। अफेक्ट इनअप्रोप्रिएट, एम्बीवैलेंस, एनहेडोनिया, बिल्कुल। तो यहाँ 4 जो है वो देखने को मिलते हैं दोस्तों, शाबाश। और चौथा ए अगर बात करूं तो यहां पर ओटिज्म, साइलेंट जो है वो पेशेंट हो देखने को मिलता है, याद रखिए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बड़ा आसान है, वेयर इज द एडीएच प्रोड्यूस, एडीएच कहां से प्रोड्यूस होता है, एडीएच का प्रोडक्शन कहां होता है, एड्रिनल ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आसान सवाल है लेकिन आसान को ही गलती कर देते हैं कई बार। एकदम दिवाली के चकाचौंध में है भैया इस टाइम, सब लोग एकदम नए नए कपड़े पहन के घूम रहे हैं, हम लोग टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। तो आप लोग सब लोग एकदम चकाचौंध में हो रहे हो कि बस, तभी तो आज एकदम कम बच्चे हैं, वॉचिंग एकदम डाउन, क्यों, क्योंकि
सब लोग सेलिब्रेट करने में लगे कि नहीं यार ये पता नहीं अगली बार दिवाली आएगी नहीं आएगी, सर तो पागल बनाते रहते हैं, हर बार आएगी दिवाली। मैं सही बोल रहा हूँ, हर बार दिवाली आएगी, लेकिन इस समय नहीं आएगा, समय लौट कर नहीं आएगा। एग्जाम कभी वापस नहीं आती है, समझ गए ना, समय लौट कर नहीं आएगा। जिसकी समझ में आ रही है ये बात वो समझ जाएगा। मतलब मैं बता रहा हूँ, एक टाइम ऐसा भी था जब हम लोग, मतलब मैं भी तैयारी करता था, तो मतलब घर से दूर रह के करता था, सच में घर नहीं जाते थे हम लोग कि यार घर जाएंगे फिर 3 दिन खराब होंगे, ये होगा वो होगा, और फिर घर जाएंगे तो ऊपर से कोई ये पूछ लेगा अरे क्या हुआ तुम्हारा सिलेक्शन का। जाते ही नहीं थे। मतलब ये बात कर रहा हूँ जब मैं जब एक जॉब छोड़ दिया था, पहली छोड़ दी थी उसके बाद। ठीक, चलो तो उसकी बात है। चलो एडीएच आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन का प्रोडक्शन कहां होता है? देखो प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस में। प्रोडक्शन कहां होता है? हाइपोथैलेमस में। और सीक्रेशन कहां होता है? सीक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर। एडीएच प्रोड्यूस कहां होता है? हाइपोथैलेमस में। निकलता कहां से? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एड्रिनल ग्लैंड से नहीं निकलेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से तो बाकी हार्मोन्स निकलते हैं, तो ये यहां से नहीं निकलेगा। एडीएच का प्रोडक्शन हाइपोथैलेमस से होगा। चलो दोस्तों नेक्स्ट, ए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेशन। सीधा सीधा का आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एक सिम्टम बताना है। हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैलेमिया। ये बहुत अच्छा सवाल है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन सीक्रेशन। चलिएगा दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। बोलेगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है आपका सीधा का। भाई देखो सीधा क्या है, मतलब एडीएच हार्मोन के साथ दो दिक्कत है बेटा, समझना। अगर एडीएच कम हो गया, अगर एडीएच कम हो गया तो इसका मतलब है वाटर रिटेंशन कम हो जाएगा, बॉडी में पानी कम रहेगा, वाटर रिटेंशन डिक्रीज, पानी कम रहेगा। समझ गए? पानी कम रहेगा तो सोडियम, उसकी पानी की तुलना में सोडियम बढ़ जाएगा, हाइपरनेट्रीमिया। लेकिन अगर ये अच्छा ये कम हो गया तो इसको हम लोग बोलते थे डायबिटीज इंसिपिडस। लेकिन अगर ये बढ़ गया, मतलब SIADH हो गया, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो गया, तो सीधी सी बात है वाटर ज्यादा हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा भाई, एडीएच तो ज्यादा पानी रखता है, तो एडीएच ज्यादा पानी रखेगा, और अगर ज्यादा पानी रखेगा तो बताओ इस पानी की तुलना में सोडियम कम होगा नहीं होगा? सोडियम कम हो जाएगा, और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हाइपोनेट्रीमिया। भाई पानी की तुलना में इन द रेस्पेक्ट टू द वाटर जो मिनरल्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे। भाई पानी ज्यादा है, सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Next, the right coronary artery RCA primarily supplies blood to the which part of the heart? ये RCA जो है वो सबसे पहले किसको ब्लड सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर पार्ट, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। बताइएगा। भाई दो आर्टरी निकल रही है, जैसे ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट के अंदर चारों चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये अरोटा है यहां पे, ये असेंडिंग अरोटा है,
और फिर डिसेंडिंग अरोटा है, आर्च ऑफ अरोटा, असेंडिंग अरोटा, डिसेंडिंग अरोटा। अब यहां पर क्या होते हैं, दो कोरोनरी साइनस होते हैं जिनसे ब्लड वेसल निकलती है। एक राइट की तरफ निकलेगी उसको बोलते हैं आरसीए, एक लेफ्ट की तरफ निकल जाएगी एलसीए। तो भाई आरसीए सीधी सी बात है राइट साइड में सप्लाई करेगा, तो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड सप्लाई करता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। आरसीए जो है वो किधर करेगा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड सप्लाई करता है, और सीधी सी बात है आरसीए का काम यही है, राइट साइड में करना। अब उसमें भी सबसे पहले ऐसे नोड को करेगा, फिर जो है मार्जिनल राइट मार्जिनल आर्टरी करेगा, फिर पीछे की तरफ चला जाएगा राइट पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, फिर वहां पे एवी जो है आपका एवी वेंट्रिकल्स को करेगा, फिर पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को करेगा, फिर ऐसे करके पूरी आर्टरीज होती है ये। चलेगा अगला सवाल। अब ये गलत नहीं करना चाहिए आप लोगों को। द राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है किस पार्ट से, राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट फ्रॉम द विच पार्ट, अभी तो बताया था कि राइट कोरोनरी आर्टरी ओरिजिनेट होती है किस पार्ट से, लेफ्ट कोरोनरी साइनस, राइट कोरोनरी साइनस, पोस्टीरियर अरोटिक साइनस और एंटीरियर अरोटिक साइनस। कहां से निकलती है राइट कोरोनरी आर्टरी, तो देखो राइट कोरोनरी आर्टरी जो है वो कहां से निकलेगी दोस्तों, साइनस बताया था अभी कौन सा, राइट कोरोनरी साइनस। राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिएगा। क्या हो कि अगर एक पर्सन जो है वो विद आरएच नेगेटिव ब्लड रिसीव कर ले आरएच पॉजिटिव, एक आरएच नेगेटिव पर्सन है और वो आरएच पॉजिटिव उसने रिसीव कर लिया, तो क्या होगा, कोई नहीं होगा, देयर इज नो रिएक्शन, कुछ भी नहीं होगा। द पर्सन में डेवलप एंटीबॉडीज अगेंस्ट द आरएच पॉजिटिव, की पर्सन के अंदर आरएच पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएगी। द पर्सन विल फील इमीडिएट रिलीफ, कि उसको तुरंत आराम मिलेगा, और पर्सन विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग आरएच नेगेटिविटी, आरएच नेगेटिव सेल्स। ध्यान दीजिएगा भाई, आपने अगर क्या किया, मान लो एक आरएच नेगेटिव मदर है और एक आरएच पॉजिटिव हस्बैंड है, और अगर उसके अंदर आरएच मतलब जो महिला है उसके अंदर आरएच नेगेटिव के अंदर अगर आरएच पॉजिटिव चला जाए ब्लड, तो एंटीबॉडीज बनेगी नहीं बनेगी उसके अगेंस्ट, बिल्कुल बनेगी। जैसे समझो एग्जांपल देखो, आपको पता है ना ये आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होता क्या है, एक रिएक्शन होती है आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। आरएच इनकम्पेटिबिलिटी क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आरएच नेगेटिव मदर है, मान लीजिए मदर जो है वो आरएच नेगेटिव है, और जो फादर है दोस्तों वो आरएच पॉजिटिव है, मान के चलो, ठीक है साहब। मान लो इन दोनों के पहला बच्चा जो हुआ, फर्स्ट बेबी जो हुआ, वो कैसा हुआ, आरएच नेगेटिव हुआ, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर पहला बच्चा आरएच पॉजिटिव हुआ तो बच्चे को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, क्योंकि जब डिलीवरी होगी तो ब्लड, भाई डिलीवरी होती है प्लेसेंटा हटेगा कटेगा, तो उस समय ब्लड जो है आरएच पॉजिटिव ब्लड यहां चला जाएगा, ठीक है साहब। कहां चला जाएगा, मदर की बॉडी में। और मदर की बॉडी कैसे ट्रीट करेगी उसको, मदर की बॉडी ट्रीट इट एक्ट एज फॉरेनर पार्टिकल, उसको लगेगा कि फॉरेनर पार्टिकल आ गया है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेगी कि अगली बार आने दो इसको, फिर हम लोग देख लेंगे। इसके अगेंस्ट क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। अब इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका जन्म तो बहुत आसानी से हो गया, लेकिन इफ दिस कपल इज थिंकिंग अबाउट सेकंड चिल्ड्रन, लेकिन इस बच्चे ने अगर, इन कपल्स ने अगर सेकंड बच्चे के बारे में सोचा, और सेकंड बच्चा अगर आरएच नेगेटिव निकला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सेकंड बच्चा अगर गलती से आरएच पॉजिटिव निकल गया तो वही मिक्सिंग होगा, एंटीबॉडी इस बार तैयार है, ऑलरेडी प्रिपेयर है एंटीबॉडी, जब सेपरेशन होने के टाइम जब ब्लड मिलता है तो एंटीबॉडी ऑलरेडी प्रिपेयर है, और इस बच्चे को क्या हो जाएगा इस बार, एरिथ्रो ब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हो जाएगा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगी, और उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं आरएच इनकम्पेटिबिलिटी। इसीलिए अभी भी जब जापान में कभी शादियां होती है तो वहां कुंडली नहीं मिलाते, अपने तो क्या होते हैं, अपने यहाँ कुंडलियां मिलाते हैं कि भाई गोत्र मिलाते हैं, 5 गोत्र ये हुए, ये बताओ लड़का क्या करता है,
वहां पे ब्लड ग्रुप चेक होता है पहले, क्योंकि भारत में अगर बात करूं तो लगभग 70 to 80% लोग आरएच पॉजिटिव है और लगभग 20% लोग आरएच नेगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल, नेक्स्ट, कोइटस इंटरप्ट्स इज द, कोइटस इंटरप्ट्स क्या है? ए बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ए हार्मोनल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ए मेथड वेयर मेल पार्टनर विड्रॉ बिफोर इजाकुलेशन, भाई परमानेंट स्टरलाइजेशन मेथड। भाई परमानेंट होता तो हम लोग क्या बोल देते दोस्तों, उसको वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी होता है मेल के अंदर एंड ट्यूबेक्टोमी होता है फीमेल के अंदर, सही है। अब सुनो, आपने नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पढ़े हुए होंगे, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं और उनमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा एक विड्रॉल मेथड आता है, इसको हम लोग आल्सो नोन एज बोलते हैं विड्रॉल मेथड। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जहां पर क्या होता है, मेल पार्टनर विड्रॉ कर लेता है पेनिस को फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन, की इजाकुलेशन से पहले पेनिस को निकाल लेना, क्या कहलाता है? कोइटस इंटरप्ट्स कहलाता है, कि आपने इंटरप्ट कर दिया सब बीच में। कोइटस को इंटरप्ट करना, कोइटस मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी को इंटरप्ट करना, रोकना, ये बड़ा ही रिस्की पीरियड होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाहर निकालना बड़ा मुश्किल काम है वैसे तो, इसलिए ये सेफ नहीं है ना। नेचुरल मेथड्स आर नॉट सेफ। नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं दोस्तों? नेचुरल मेथड में एक तो ये हो गया कोइटस इंटरप्ट, एक होता है LMA, सुना है क्या आप लोगों ने? क्या होता है LMA? व्हाट इज द LMA? LMA मतलब होता है लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब मदर के जब तक मेंस्ट्रुअल टाइम नहीं आता है, या मैं बोलूं आफ्टर द डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में महिला के अंदर मेंस्ट्रुअल टाइम नहीं आता है जब तक वो दूध पिलाती है, मतलब 5-6 महीने, लेकिन वो पहले होता था, आजकल 2-3 महीने में आ जाता है। तो ये भी सेफ मेथड नहीं है, मतलब उस टाइम पर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा क्विटस हो गया, LMA हो गया, एब्सिस्टेंस हो गया, उसके अलावा कैलेंडर मेथड हो गया, BBT हो गया। तो इन सब चीजों में नेचुरल मेथड होता है ये सब चीज। नेक्स्ट, which contraceptive method is associated with the highest risk of failure if used incorrectly? इनमें से कौन सा जो है वो हाईएस्ट रिस्क होता है, मतलब अगर आपने सही ढंग से काम में नहीं लिया तो भैया प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। Which contraceptive method is associated with the highest risk of failure if it is used incorrectly? अगर इसको इनकरेक्टली यूज में लिया जाए सबसे खतरनाक होता है। अब देखो, नेचुरल फैमिली प्लानिंग ये कोई मतलब मेथड वैसे नहीं है, तो पूरा प्लानिंग है दोस्तों, तो एक्ट भी बनाया गया। डिपो पोवेरा इंजेक्शन हम लोग बोलते हैं डेम्पा, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन एसिडेट डेम्पा, इसको हम लोग अंतरा भी बोलते हैं दोस्तों ना शुद्ध भाषा में, या मैं बोलूं लोग जो गवर्नमेंट में आता है वो नाम अंतरा बोला जाता है। इसमें क्या होता है, 150 mg का डोज है और इसको इंजेक्ट किया जाता है जो 3 महीने के लिए होता है दोस्तों। इसको हम लोग SC भी लगा सकते हैं और IM भी लगा सकते हैं, ठीक है। Which contraceptive method is associated with the highest risk of failure if it is used incorrectly? अब कॉन्डोम के अंदर बताओ क्या ही इनकरेक्ट होगा, कुछ भी नहीं उसके अंदर। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आपने इसको इनकरेक्ट ले लिया तो भैया प्रेगनेंसी होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। तो OCP को बड़ी ध्यान से दिया जाता है क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। आप ले तो रहे हो लेकिन आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सही ढंग से ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे। ये ऐसे ही मन मर्जी से ले लिया, आज ले ली फिर 2 दिन बाद नहीं ली, 5 दिन बाद ले ली फिर 10 दिन बाद नहीं, इसको बड़े ही ध्यान से लिया जाता है दोस्तों, एकदम बी केयरफुल होकर लिया जाता है। तो यहां राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट,
In the triage process, which color code typically represent the urgent cases that need immediate treatment but not immediately life threatening? अर्जेंट केस बोला है, बताइएगा। चले देखिएगा भाई, ट्राइज के अंदर 4 प्रायोरिटी होती है दोस्तों। ब्लैक कैटेगरी तो वो है जो या तो डेथ हो चुकी है जिनकी, या जिनकी अबाउट टू डेथ, या वो मरने वाले हैं, अबाउट टू डाई। ठीक है। रेड केसेज वो होते हैं दोस्तों, ये आते हैं इमरजेंसी के अंदर, और ये लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं दोस्तों। ये क्या होते हैं? लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं दोस्तों। मतलब अगर आप समझिएगा कि अगर आपने इन पर ध्यान नहीं दिया तो इनकी जान भी जा सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं। ग्रीन का मतलब होता है गो टू होम, कि आप घर जा सकते हो, माइनर इंजरीज होती है, कल वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, कल परसों तक आ जाना। लेकिन येलो कैटेगरी के अंदर होता है दोस्तों कि साहब ये इमीडिएट तो नहीं चाहिए, लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है, लेकिन अर्जेंट तो है ही है, कि आप इनको 1 घंटा वेट करवा दिए, 2 घंटा करा दिए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं करवा सकते। तो येलो में क्या आता है? येलो के अंदर की साहब नॉट इमीडिएटली रिक्वायर नहीं है, लेकिन रिक्वायर है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद तो आपको इसको देखना ही पड़ेगा। समझ गए? तो इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता इसके अंदर नहीं है, लेकिन अर्जेंट केसेज ये है दोस्त। ओके, नेक्स्ट। ये सवाल आया हुआ है नोट साइड में, देखते हैं किस किस का सही होता है। इसमें बोल रहा है which of the following types of hallucination is most commonly experienced by the individual with the schizophrenia? schizophrenia वाले पेशेंट को कौन सा हेलुसिनेशन सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन होता है? विजुअल, ऑडिटरी, ऑल्फैक्टरी और टैक्टाइल। विजुअल हेलुसिनेशन का मतलब होता है कुछ भी नहीं है फिर भी दिखाई देना। ऑडिटरी का मतलब होता है कुछ भी नहीं है फिर भी सुनाई देना। ऑल्फैक्टरी का मतलब अचानक से स्मेल आना, किसी को नहीं आ रही पर इसको आ रही है। और टैक्टाइल मतलब उसकी बॉडी पर कुछ ऐसा लगता है उसको चल रहा हो। तो स्किज़ोफ्रेनिया में दोस्तों सबसे कोस्ट कॉमनली कौन सा होता है? ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है सबसे कॉमनली होता है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। देखिए ये बिल्कुल सवाल आया हुआ है, चलेगा। देखिए मतलब दिवाली का सेशन है, ऑलमोस्ट सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा, लेकिन जितने भी सवाल किए वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे होंगे। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप यहाँ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, नर्सिंग बाय विवेक सर अड्डा। यहाँ पर आप जुड़ जाइए नर्सिंग चैनल पर, टेलीग्राम पर। और मैं आपको बता देता हूं, अगर आप आज इस बैच में जुड़ रहे हैं दोस्तों, अगर आप आज इस बैच में जुड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग की जो 100 बच्चे होंगे उनको गिफ्ट मिलेंगे भाई। स्टार्टिंग के जो 100 बच्चे इन बैच में एनरोल करेंगे उनको लकी विनर्स को गिफ्ट मिलेंगे, जिसमें आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का ये बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। और यहां आप वाई नाउ पर क्लिक करते हैं, कूपन कोड लगाते हैं क्या? Y930 Y930, तो आपको ये डिस्काउंट मिलेगा 1635 रुपए में बैच मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप आज नर्सिंग महापैक लेते हैं, मैं तो आपको महापैक के लिए सजेस्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि महापैक का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार ले लिया, अब अगले 1 साल तक जितने भी बैच स्टार्ट होंगे आप सबके लिए ऑटोमेटिकली एनरोल हो चुके हैं। तो नर्सिंग महापैक का मतलब क्या होता है दोस्तों? वाई नाउ पर क्लिक करिएगा, रिमूव कोड लगाना ध्यान रखिएगा, कोड लगाओगे तो ही गिफ्ट मिलेंगे Y930, और ये आपको 2000 रुपए में महापैक आज मिल जा रहा है। तो कोड क्या लगाना है? Y930 कोड लगाइए और एनरोल कर लीजिए खुद को अभी इस बैच के लिए। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की पर्व की, और विश यू वेरी हैप्पी दिवाली। आप अच्छे सेलिब्रेट करिए, एंजॉय योर डे, पटाखे फोड़िए, लेकिन ध्यान रखिए सुरक्षा,
और जानवरों पर बिल्कुल भी जो है पटाखे नहीं छोड़े। छोटे कई लोग क्या करते हैं, कुत्तों की पूंछ पर पटाखे बांध देते हैं, कोई क्या कर रहा है कोई क्या कर रहा है, ऐसी हरकतें नहीं करनी। हम इंसान हैं, हम बोल सकते हैं, वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकते। मैं आज सुबह देख रहा था एक कोई वीडियो में, किसी एक पता नहीं कोई निकम्मे इंसान ने एक बेचारे कुत्ते के पैर पर पटाखा बांध दिया और वो पैर उसका काम ही नहीं कर रहा, बेचारा ऐसे लेके लेके घसीटते हुए लेके जा रहा है। ऐसी मत करिएगा कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसका विरोध भी करिएगा, क्योंकि ये बहुत गलत कर रहा है। मैं फिर आप लोगों से मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।